मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है मेरा, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। 1944 का वक्त था और स्थान था मिंगला डॉन परेड ग्राउंड, रंगून। एक महान भारतीय नेता वहां पर इकट्ठे जनसमूह को संबोधित कर रहा था। उनके द्वारा बोला गया हर एक शब्द लोगों के दिलों को छू रहा था। और तभी अचानक गहमा गहमी होने लगी, क्योंकि गोलियों की बरसात होने लगी। लेकिन बहुत से लोग तितर बितर हो गए, अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन एक योगी वहीं खड़ा रहा। और बाद में जब उनसे पूछा गया कि आप वहां क्यों खड़े रहे, तब उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने संकल्प किया था कि जब तक भारत देश को आजादी नहीं मिल जाएगी, तब तक वे मौत से आंखें चार करते रहेंगे। और इस दौरान अगर वे मर भी जाते हैं तो उनको वीर गति प्राप्त होगी और वे कायरों की तरह पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। जी हां, यह कहना था महान देशभक्त, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस का, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नमस्कार, मैं अरुणेश कुमार। दिवस स्पेशल इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान देशभक्त नेता सुभाष चंद्र बोस की। आज उनकी 124वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने आजाद हिंद फौज के नाम से अपनी एक अलग सेना बना ली थी। उनका जन्म 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके जोशीले भाषण और उनके विचार आज भी बेहद प्रासंगिक हैं, आज भी देशभक्त युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि किस तरीके से नेताजी ने अपने मां को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा था। इसके अलावा उन्होंने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है और साथ ही वो कौन सा ध्येय वाक्य था जिसे वे हमेशा दोहराते रहते थे, और वह कोटेशन स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अक्सर दोहराया जाता था और बाद में स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर के नेताजी ने भी उस ध्येय वाक्य को अपने जीवन में उतार लिया। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि सबसे बड़ी जो देश की परीक्षा उस जमाने में होती थी और आज भी होती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो नेताजी इतने तेज बुद्धि के थे कि वो सिविल सर्विस एग्जाम को पास कर गए थे, चौथा स्थान उनको मिला था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने आईएएस की अपनी उस नौकरी को छोड़ दी। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या था? तो आइए सबसे पहले हम आपको यही बताते हैं कि जब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे उस जमाने में आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था, तो जब नेताजी ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, ऑल इंडिया रैंक में उनका 4th पोजीशन आया, चौथा स्थान आया, तो उन्होंने कुछ समय ज्वाइन किया, इसके बाद छोड़ दिया। और वजह सिर्फ यही, क्योंकि उनका मानना था कि वे इंग्लैंड की महारानी के सामने अपना शीश नहीं झुकाएंगे। इससे पता चलता है कि वे बेहद ही साहसी व्यक्ति थे। उनके साहस की कल्पना आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अंग्रेजों को चमका देने के लिए, यानी अंग्रेजों को एक तरीके से उनको सबक सिखाने के लिए, उनको चकमा देने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान और मध्य एशिया के खतरनाक रास्तों से होते हुए जर्मनी गए। हिटलर से उन्होंने मुलाकात की, आजाद हिंद फौज की स्थापना की और पनडुब्बी के द्वारा जापान पहुंचे और आजाद हिंद सरकार की स्थापना भी उन्होंने की।
तो आप समझ सकते हैं वे कितने साहसी थे, कितने देशभक्त थे। अब आपको बताते हैं कि उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में भारत के इतिहास के संदर्भ में क्या लिखा है। आज भी हमारे देश के बहुत से ऐसे महान और पुराने साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने इतिहास के साथ पूरा और सही न्याय नहीं किया। इतिहास में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया और जो हमारे आजादी के असली नायक हैं उनको कम जगह दी, उनको कम महत्व दिया। तो हम आपको अब ये बता रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल में लिखा है कि भारत के इतिहास का अनुमान दशकों में या फिर शताब्दी में भी नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि उसकी गणना तो हजारों सालों में होती है। और इसी में उन्होंने आगे लिखा है कि किसी भी प्रेक्षक के लिए भारत एक अंतहीन विविधता प्रस्तुत करता है और इस विविधता में एकता एक प्रकार से भारत की एकात्मकता को प्रदर्शित करता है। भारत को एक रूप करने में हिंदू धर्म सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। आपको बहुत सी अवधारणाएं मिलेंगी, संस्कृतियां मिलेंगी, अलग अलग राज्यों की अलग अलग प्रथाएं मिलेंगी, लेकिन सभी हिंदू भारत की भूमि को भारत की पुण्य भूमि मानते हैं। वे लिखते हैं कि रामायण और महाभारत सभी जगह समान रूप से महत्व रखते हैं, समान रूप से लोग उनमें आस्था और विश्वास रखते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि उन्होंने अपनी आत्मकथा, जो एक अधूरी आत्मकथा मानी जाती है, एन इंडियन पिलग्रिम में क्या लिखा है। दरअसल इस आत्मकथा में उन्होंने अपनी घटनाओं और बहुत सी ऐसी चीजों का विवरण दिया है जिसका प्रभाव उनके शुरुआती सालों में रहा है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ऋग्वेद का एक सूत्र है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये उनका प्रेरणादायक ध्येय वाक्य था। योग और अध्यात्म का उनके मन मस्तिष्क पर बेहद प्रभाव था। बचपन में ही उनके द्वारा बनाई गई एक टोली धर्म स्थानों और गुरुओं की शरण में जाती थी। वे हैजा और कॉलेरा के मरीजों की सेवा किया करते थे। एक बार वे ऐसे ही सेवा करते हुए मरीजों को देख रहे थे और उनका जो अनुभव हुआ वो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि दरअसल भारत का चेहरा उन्होंने उन गरीब लोगों की सेवा करते हुए समझ लिया। एक ऐसी तस्वीर थी जहां गरीबी लगातार बढ़ रही थी, जहां अशिक्षा थी, जहां पर बहुत अंधकार था, अज्ञान का अंधकार था। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि जब उनकी आयु महज 15 वर्ष की थी, टीनेजर्स जिसे कहते हैं, जी हाँ, केवल 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी मां को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि क्या अपने देश की अवस्था ऐसे ही बद से बदतर होती चली जाएगी? क्या मां भारती का कोई भी संतान इस विपत्ति में अपने निहित स्वार्थ को तिलांजलि नहीं देगा? क्या भारत मां का कोई सबूत भारत मां की सेवा में, उनकी चरणों में अपने प्राणों की आहुति नहीं देगा? अब जरा समझिए कि केवल 15 साल की आयु में एक बालक, एक किशोर किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है। तब उन्होंने आगे लिखा कि आज के युग में उनके जैसे ऐसे बहुत से भारत मां की संतानें हैं जो निस्वार्थ भाव से, जो व्यक्तिगत हित को पीछे रख करके भारत मां की स्वतंत्रता के लिए खुद को न्यौछावर कर देता है। तो अये मां, क्या मैं भारत मां की सेवा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकता हूं, बलिदान दे सकता हूं? बहुत बड़ी बात थी। ये उन्होंने अपनी मां से पत्र लिखा था। इस पर उनकी मां ने यही कहा था कि अपनी मां से, जन्म देने वाली मां से पालने वाली मां बड़ी होती है और ये देश, ये भारत माता हमारी माता है, तो इसकी स्वतंत्रता के लिए आप अपना बलिदान दे सकते हैं। तो नेताजी के अगर अलग अलग संदेश हैं और एक ही संदेश को अगर हम उनका उद्देश्य माने तो वो ये है कि हमें भारत देश की एकता, अखंडता को आगे बढ़ाने के लिए, भारत देश को विकसित बनाने के लिए अपना ईमानदारी से अपना योगदान देना होगा। जब उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम ठुकरा दिया था तो शरद चंद्र बोस को उन्होंने एक पत्र लिखा था
और इस पत्र में उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम है कि इस त्याग के क्या मायने हैं, लेकिन राष्ट्र का निर्माण केवल बलिदान और यंत्रणा की बलिवेदी पर ही हो सकता है। इसलिए गरीबी, मेहनत और ऐसी बहुत सी यातनाएं हैं जिनको अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मां भारती की सेवा करने के लिए अगर हमें प्राणों का बलिदान देना पड़ता है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वे दरअसल क्रांतिकारी विचारधारा में विश्वास रखते थे। वे कांग्रेस के या महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन पर उतना विश्वास नहीं रखते थे और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र तक दे दिया था। उन्होंने देश में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 5 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का विधिवत गठन हुआ था। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को एशिया के अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीयों का एक सम्मेलन किया, सारे भारतीयों को एकजुट किया और अस्थायी तौर पर स्वतंत्र भारत की सरकार बनाई और इस तरह से नेताजी ने आजादी प्राप्त करने के संकल्प को साकार किया। अब आज के माहौल को जरा समझिए। दरअसल आजकल तो ऐसा कुछ प्रचलन हो गया है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में, एक हिंदू राष्ट्र के रूप में कोई कहता है तो उस पर विवाद हो जाता है। लेकिन हमें समझना होगा कि हिंदू धर्म और भारतीय इतिहास के हर पहलू को रूढ़वादी बता देना ये चलन में है, लेकिन ये सत्य नहीं है। इसका दूसरा पक्ष ये है कि आज की हर एक समस्या का समाधान हमारे प्राचीन ऋषियों के दर्शन में था, अध्यात्म में था। इसलिए हमेशा अपने दर्शन को, अपने धर्म को, अपने देश को गलत बोलना या उसकी अवहेलना करना उचित नहीं है। हमारा देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है, इसलिए इस संदर्भ में हमें नेताजी के विचारों को जानने और समझने की जरूरत है। तो अंत में सुभाष चंद्र बोस वीर हैं, योगी हैं, त्यागी हैं और सन्यासी हैं। वे भारत के हर देशभक्त के दिल में बसने वाले सबसे प्यारे भारतवासी हैं। तो दिवस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आखिर में बस यही, हमें सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की जरूरत है। आज भी, कल भी थी, कल भी रहेगी। इसलिए उनके विचारों को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।